नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। और सबसे पहले नेपाल से जुड़ी एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं विशेष की, जहां पर खबर आ रही है कि जेल से फरार हुए जो कैदी हैं वो भारत आने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए चौकसी भारत में बढ़ाई गई थी। नेपाल के कैदियों की भारत में घुसने की कोशिश थी। सीतामढ़ी से सटी सीमा पर 23 कैदी हिरासत में लिए गए हैं। मुस्तैदी 24 घंटे की बढ़ा दी गई थी। बॉर्डर इलाके में भारत पैनी नजर बनाए हुआ था वहां के हालातों के, और ऐसी खबरें थी कि जो कैदी वहां से भागे हैं, फरार हुए हैं, वो हो सकता है भारत में प्रवेश करने की कोशिश करें। और सीतामढ़ी से सटी सीमा पर 23 कैदी हिरासत में लिए गए हैं। रोहित हमारे साथ हमारे सहयोगी और अपडेट और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अगर आप सुन पा रहे हो तो जरा बताइए, क्योंकि ऐसी आशंकाएं तो थी कि जो कैदी फरार हुए हैं ये भारत घुसने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी मुस्तैदी भी थी कि हमने वहीं बॉर्डर पे ही पकड़ लिया। बिल्कुल, देखिए इस बात की आशंका थी क्योंकि नेपाल की जेल से जो 13,000 से भी ज़्यादा जो जेल में बंद थे कैदी, वो जो फरार हुए थे, जाहिर सी बात है उसमें से बहुत सारे कुछ नेपाल के थे, कुछ बांग्लादेश के, कुछ अन्य देश के भी थे। और इसी कड़ी में कल भी जो है बांग्लादेश के एक कैदी को रक्सौल बॉर्डर पर जो है बॉर्डर पार करते हुए पकड़ा गया था। और जब उससे एसएसबी ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है और वो भारत में प्रवेश करके कलकत्ता के रास्ते जो है वो बांग्लादेश जो जाने की कोशिश में था, तो उसको पकड़ा गया। और आज भी जो है सीतामढ़ी में जो है 2 दर्जन तकरीबन कैदियों को जो है पकड़ लिया गया है। तो इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि ये जो तमाम कैदी हैं ये कि हो सकते हैं इसमें से अधिकतर लोग जो है वो कैदी भारत में प्रवेश करके कहीं और जाने की फिराक में हो। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत नेपाल सीमा पर चौकसी को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, और वैसा कर भी दिया गया है सरकार की तरफ से। भारत की नेपाल और जो सीमा जो है, इंडो नेपाल सीमा जो है वो पूरी तरीके से कहें तो एक तरीके से सील इस वक्त जो है वो कर दी गई है और किसी को भी वहाँ से आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ठीक है रोहित, जरा रहिए आप साथ। देखिए, पहली नजर में ऐसा लगता है कि नेपाल में स्थिति अब नियंत्रण में है, सामान्य सी लग रही है स्थिति, लेकिन अब कहीं कोई हिंसा, आगजनी या लूटपाट की खबरें नहीं आ रही हैं। सेना ने पूरे देश पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि जो परिस्थितियां इस वक्त नेपाल में हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कभी भी नेपाल गृह युद्ध की आग में झुलस सकता है। क्योंकि जो जेन जी इस वक्त हावी है वह एक नहीं है, उनमें फूट सी दिख रही है, सब आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। नेपाल में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, सत्ता किसके हाथ में होगी और राज कौन करेगा, इसको लेकर जेन जी भिड़ पड़े, आपस में ही लड़ पड़े। लेकिन जानकार मानते हैं कि नेपाल में अभी खेल बाकी है, क्योंकि जेन जी के अलग अलग गुट बन गए हैं और इन गुटों को नेपाल की सत्ता में स्टेक रखने वाले बड़े बड़े लोग पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहे हैं। बस पेंच ये अटका हुआ है कि अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक गुट ने सुशीला कार्की का नाम आगे बढ़ाया। जब लग रहा था कि सहमति बन जाएगी तो दूसरे गुट ने कुलमान घिसिंग का नाम आगे कर दिया। कौन है कुलमान घिसिंग, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि नेपाल में आखिर चल क्या रहा है। यह है नेपाल में आंदोलन कर रहे जेन जी का एक गुट जो सुशीला कार्की का समर्थक है। इन्होंने आज सेना से मुलाकात की और इसके बाद इस गुट ने मीडिया से बात की, जिसमें आज वो सुदन गुरुङ भी दिखे, जिनका नाम इतने दिनों से सुनाई दे रहा है। सुदन गुरुङ जेन जी के इस गुट को लगातार समर्थन कर रहे हैं। जैसे ही सुदन गुरुङ को मीडिया से बात करने के लिए बुलाया गया वो रोने लगे। इतने भावुक हुए कि रोके आंसू नहीं रुक रहे थे। पानी पीकर सुदन गुरुङ कुछ शांत हुए तो कहा कि उनका सपना सच हुआ है, नेपाल में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि नेपाल में आगे सत्ता किसके हाथ में होगी, ये गुट खुलकर
सुशीला कार्की का समर्थन कर रहा है। हाम्रो देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका सबै ठप्प भएको स्थिति छ। आज हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीलाई देशलाई एउटा असल अभिभावकको खाँचो छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ देशलाई अब कसरी सेफ ल्यान्डिङतिर जाने भन्ने कुरातिर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। आज देशमा चाहिँ यो न्याय बुझेको, कानुन बुझिसकेको र एउटा काममा परिपक्व व्यक्ति चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। त्यो भएर म यो जेनजी युवाको तर्फबाट मेरो धारणा के दिन चाहन्छु भने हामीले चाहिँ यति बेला देशको अभिभावकको रूपमा सुशीला कार्की चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्थामा बेस्ट अप्सन हुन जान्छ। इस गुट का दावा है कि उन्होंने नेपाल में ऑनलाइन सर्वे कराए हैं, जिसमें ये सवाल पूछा है कि नेपाल की सत्ता अभी किसके हाथ में होनी चाहिए, और इसमें उन्हें सुशीला कार्की के नाम पर बहुमत मिला है। हाम्रा केही मागहरू छन् र हामीले अहिले देशले एउटा अन्तरिम सरकारका लागि चुनावी प्रक्रियामा जानलाई एउटा नेतृत्वको आवश्यक छ। त्यो नेतृत्वमा हामीले डिस्कोर्ड मार्फत र हाम्रो अनलाइन मार्फत हामीले केही सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रो जेनजीमा आबद्ध साथीहरूलाई चाहिँ हामीले राय सुझाव लिएका थियौँ र धेरैभन्दा धेरै बहुमत सुशीला कार्कीको नाममा आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुशीला कार्कीलाई नै अगाडि बढाउने निर्णय गर्यौँ र यसमा बालेनजीसँग पनि हामीले सल्लाह गरेका थियौँ र उहाँले पनि सुशीला कार्कीलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। र अहिले यो सरकार भनेको तपाईँहरू के नझुकिनु होला भने हामीले अन्तरिम सरकार गठन गर्दासम्मलाई मात्रै हो। हामी 6 महिनामा चुनाव गरेर फेरि नयाँ नेपाल र सुखी नेपाली नेताहरूले भन्ने गर्थे र अहिले हामीले यसलाई साँच्चीकै एउटा परिकल्पना दिने सोचेका छौँ। वैसे जेनजी का ये एक बड़ा गुट है, लेकिन आज जेनजी के इस गुट ने एक बात और साफ की, और वो ये कि वो संसद को भंग करने के समर्थन में है, संविधान को नहीं। जेनजी के इन युवा नेताओं की पूरी कोशिश ये है कि फिलहाल नेपाल में एक ऐसी अंतरिम सरकार बने जो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाए। हाम्रो कुरा भने अहिले संसद विघटन गर्ने हो, तर यो संविधानलाई खारेज गर्ने हैन। संविधान संशोधन होला, संविधान कुनै रूपले चाहिँ संविधानको कुनै धाराहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरिएला, तर संविधान खारेज हुँदैन, किनकि देशमा संविधान चाहिन्छ है। हाम्रो पहिलो अहिलेको प्राथमिकता भने सुशासनलाई कायम गर्नु हो। एकदमै भल्नरेबल स्टेटमा छौँ हामी। सो यो समयमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नको लागि हामी सबैजना संयमित भएर मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटाले त मेरो होइन म तेरो होइन भनेर प्लिज नआऊ है। यो दुई हातले बिन्ती गर्न खोजे हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ, मिलेर अगाडि बढौँ। तपाईँ नेपाली, हामी नेपाली, सारा नेपाली, हामी नेपाली युद्धको लागि चाहिँ अगाडि बढौँ है। सबैभन्दा माथि हामीले राख्न सक्नुपर्छ अहिले राष्ट्रियतालाई है। हामी भन्दा माथि राष्ट्र हो, तपाईँ भन्दा माथि राष्ट्र हो, सबैभन्दा माथि राष्ट्र हो। राष्ट्र रहन्छ, हामी रहन्छौँ। राष्ट्र नरहँदा हाम्रो कुनै पनि अस्तित्व नै रहँदैन। लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो सुशीला कार्की का विरोध कर रहा है। इस गुट का कहना है कि सुशीला कार्की बुजुर्ग हैं और वो फिलहाल नेपाल को लीड करने के लिए योग्य नहीं है। समस्या ये हो गई है कि नेपाल में जेनजी का अब एकमात्र गुट नहीं रह गया है। जेनजी कई गुटों में बंट गए हैं। एक गुट तो सीधे सैन्य शासन को बंद करने के लिए नारेबाजी कर रहा है। उसे लग रहा है कि अब सेना का ही शासन हो जाएगा। एक और गुट है जो ये कह रहा है कि ऐसे वक्त में राष्ट्रपति को देश के सामने आना चाहिए। ये नारेबाजी कर रहा है कि राष्ट्रपति को सार्वजनिक करो। इससे पहले सुशीला कार्की के खिलाफ कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया गया। कुलमान घिसिंग को नेपाल का लाइटमैन कहा जाता है। कुलमान घिसिंग वो शख्स हैं जिन्होंने नेपाल से लोड शेडिंग को खत्म कर दिया। 2016 में वो नेपाल विद्युत प्राधिकरण के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। नेपाल में लंबे समय तक बिजली कटौती एक बड़ी समस्या थी, लेकिन 2 साल के भीतर कुलमान घिसिंग ने न केवल बिजली कटौती से निजात दिलाई, बल्कि नेपाल बिजली का निर्यात भी करने लगा, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। यही नहीं, बिजली चोरी के मामलों में उन्होंने कारोबारियों, नेताओं और अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बिजली व्यवस्था में सुधार से जहां युवाओं की जिंदगी बेहतर हुई, वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कड़ी कार्रवाई ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। लेकिन केपी ओली की सरकार ने 8 साल बाद उन्हें हटा दिया और इस साल मार्च 2025 में उन्हें हटाए जाने के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए थे और केपी ओली का पुतला भी जलाया था। तब केपी ओली ने उन्हें पुलिस की ताकत से कुचल दिया था, मगर अब युवा
उन्हीं कुलमान घिसिंग को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। सुमित चौधरी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां पर वो मौजूद हैं, वो स्थिति को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। सुमित, अगर हम पीछे के इतिहास को जिस तरह से दिखा रहे थे, नेपाल में लोकतंत्र की डिमांड हुई, लोकतंत्र जब से आया लेकिन स्थिरता नहीं रही, तो ऐसे में जेनजी ये भी मांग कर रहे हैं क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए अभी ये सब हो भी जाता है लेकिन ये सरकार स्थिर रहे, आगे स्थिरता बनी रहे, चुनाव हो तब स्थिरता बनी रहे, इसके लिए भी क्या वो कुछ कह रहे हैं, नियम बनने चाहिए? देखिए अर्पिता, अगर इस पूरे प्रॉब्लम को या फिर यहाँ की नेपाल की सिचुएशन को आपको समझना हो तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप समझेंगी तो आप समझ पाएंगे कि देखिए हाँ, ये हो पाना बहुत दूरगामी है। सबसे बड़ी बात यह कि जेनजी की जो मांगे हैं वो कई मायनों में सुपरफिशियल है और कई मायनों में ऐसी हैं जो अभी के मौजूदा सिस्टम के हिसाब से नहीं हो सकती। वो जो डिमांड कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम रिफॉर्म्स की, वो उसी पॉलिटिकल सिस्टम से कर रहे हैं, यानी राष्ट्रपति से है, उसमें आर्मी भी है, जिस पर लगातार वो सवाल भी खड़े करते हैं। इस समय कोई पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट इस समय नेपाल में मौजूद नहीं है, राष्ट्रपति को ही डिसीजन लेना होगा। लेकिन फिर आज क्या हुआ? आज हुआ कि राष्ट्रपति से ही पारदर्शिता की बात की गई, जो आप डिसीजन ले वो लगातार राष्ट्रपति भवन के साथ साथ आप बताइए कि उसको आप सबके सामने सार्वजनिक करें, तो ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। शायद यही वजह है कि कंसेंसस नहीं बन रहे, सुपरफिशियलिटी ज्यादा है, चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं और अभी जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उसी से चाहते हैं कि वो उसको रिफॉर्म कर पाए, जो हो पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी अर्पिता इन चीजों में टाइम लगेगा और मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी में जो फैसला निकलेगा या तो राष्ट्रपति शासन का निकलेगा या फिर आर्मी इसको टेक ओवर करेंगी, क्योंकि अभी पिछले 24-48 घंटे में हालांकि आर्मी ने बहुत चीजों को कंट्रोल कर लिया है, बहुत ज्यादा इलाकों के अंदर आप सिक्योर कर लिया है, चीजें अपने ट्रैक पर आ रही हैं, लेकिन जेनजी की डिमांडें जिस तरीके से बढ़ रही हैं वो निश्चित तौर पर आर्मी को मजबूर करेंगी या फिर सिस्टम को मजबूर करेंगी कि चीजों को और कड़े से नहीं। और देखिए हमने ये अभी हाल फिलहाल ही देखा, पहले किस तरह से नेताओं से भरोसा उठा, अब सेना से भी भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है हमारे प्रतिनिधिमंडल को आप बाहर क्यों बैठा रहे हैं, और राजशाही को लेकर एक झुकाव उनका सेना के प्रति, ये कहा जा रहा है कि झुकाव उनका राजशाही के प्रति है, इसको लेकर भी जेनजी नाराजगी जताते रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि आखिरकार क्यों मीटिंग में होते हैं। तो अब ये नाराजगी शिफ्ट भी हो रही है सेना की तरफ, तो ऐसे में अब क्या वहां स्थिति होती है उस पर हमारी नजर है। सुमित, रहिए जरा आप साथ। नेपाल में हुई हिंसा ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, जिससे उबरने में अभी लंबा वक्त लगेगा। बड़ी बड़ी इमारतें आग में जलकर खाक हो गई हैं। देखिए संवाददाता सुमित चौधरी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले अगर आप देखें, यह है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। सत्य, अगर आप थोड़ा सा आगे आए मेरे साथ तो दिखा पाएंगे अपने दर्शकों को कि आखिरकार इस समय ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम अदालत है नेपाल की। और पार्लियामेंट के अलावा जिन बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंगों को, संस्थानों को जलाया गया है, फिर प्रदर्शनकारियों ने जिनको नुकसान पहुंचाया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी महत्वपूर्ण था। अगर आप देखें कि लगातार यहाँ पर भी ये सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस, मेन प्रेमिसेस है जिसको जलाया गया था। यहाँ पर गाड़ियां हो, आप कह सकते कोर्ट रूम हो, रिकॉर्ड रूम्स हो, को जला दिया गया है। और आलम यह है कि अब भी इस पर आग पर काबू पाया नहीं गया। अगर आप देखें कि अब भी धुआं निकलता हुआ नजर आ जाएगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब भी खड़ी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाया जा सके, लेकिन अब भी इस जगहों पर, इन इलाकों के अंदर आग पर काबू पाने की जो कश्मकश है वो चल रही है। दूसरा अगर आप देखें, ये अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है जहां मैं मौजूद हूं, यानी दोनों ऑफिस जो है वो साथ साथ है। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में आप देखें कि यहाँ पर भी बसेस और इसके अलावा जो वाहन है, उसके साथ साथ जो कोर्ट रूम के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप पहले बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो यहाँ की सरकारी संपत्ति थी उसको भी नुकसान पहुंचा। हालांकि देखिए प्रदर्शनकारी उस समय हजारों की संख्या में नेहा यहाँ पहुंचे थे, तो ऐसे में किसी भी सिक्योरिटी ऑफिशियल के लिए या फिर लोगों के लिए उनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। पूरे देश के अंदर, खासतौर पर काठमांडू में ये तस्वीरें आम थी। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये रिकॉर्ड रूम है जहां पर लगातार एक काम चल रहा है। हालांकि हमने इनसे जब बात की तो इन्होंने बताया कि अब से कई फाइलें हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, डाटाबेस हैं, वो लगातार यहां से आप कह सकते हैं जल चुका है। तो बहुत दिक्कत होगी चीजों को सुचारू रूप से करने में। अब चलते हैं वीरगंज, जहां जेनजी की क्रांति की छाप पूरे शहर में है। 9 सितंबर को युवा फौज का आक्रोश वीरगंज नगर पालिका पर फूटा। देखिए आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वीरगंज नगर निगम दफ्तर के हम पीछे की तरफ इस वक्त आ गए हैं। जो पीछे की तरफ जो तमाम निगम की गाड़ियां लगी हुई थी उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ दर्जन भर गाड़ियां जो हैं वो यहाँ लगी हुई थी उस दिन, 2 रोज़ पहले, जब प्रदर्शनकारी इस पूरे दफ्तर में घुस आए थे और
जो नगर निगम के दफ्तर को तो उन लोगों ने पूरा तहस नहस करके जला दिया, लेकिन पीछे जो गाड़ियां खड़ी थी दफ्तर के पीछे, तमाम गाड़ियों में जो है ज़बरदस्त आगजनी की गई है और सब गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से जला दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी नगर निगम की, एक एक करके आप सिर्फ देखते जाइए। ये तस्वीरें उस गुस्सा, उस रोष की गवाही दे रहा है जो युवाओं का जो आंदोलन देखने को मिला 2 दिन, उसमें हम आपको सिर्फ दिखाते जा रहे हैं। आप लाइन से देखते जाइए ये तमाम जली हुई गाड़ियाँ किस तरीके से सर पर खून सवार था। सत्ता परिवर्तन करने का, मौजूदा सरकार से नाराज़गी, भ्रष्टाचार के आरोप, महंगाई, नेताओं और बड़े बड़े मंत्री सांसदों के बच्चों को बाहर में पढ़ाई की सुविधा, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं, स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं, पढ़ाई उनको ढंग से मिल नहीं रही है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है आप देखिए किस तरीके से ये पूरा आंदोलन चला। और बीरगंज में नगर पालिका का ये दफ्तर जो है अब एक तरीके से कहें तो खंडहर हो चुका है। नगर पालिका के लोग जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, आज से आना शुरू किया और यहाँ पे लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत भयावह है और उस क्रांति की गवाही दे रहा है जिस क्रांति को लिखने के लिए नेपाल का युवा जो है वो सड़कों पर उतरा था। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, बीरगंज, नेपाल आज तक।